और अभी क्लास में समझ आ जाएगा, ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो। ये पीडीएफ का पता नहीं, देखते हैं, कोई ना, पढ़ लो पहले, पीडीएफ बाद में देखेंगे। काफी सारी चीजें तो इसमें से पढ़ चुके हो तुम ऑलरेडी ना, और ये पढ़ी हुई चीजें हैं कॉमन सी। देखो सी लेवल, सबसे पहले क्या है आजकल कंसर्न भाई, सी लेवल राइज, है ना। क्यों होता है सी लेवल राइज? मैम जब क्लाइमेट चेंज है ना, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, तो वाटर फ्लो, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, देखो हम ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है। एक तो रीजन क्या हो गया उसका, कि जो ग्लेशियर्स या आइस कैप्स है वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। दूसरा रीजन देखो क्या है, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन, दैट व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन, है ना, वाटर एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। वाटर एक्सपैंड एट इट्स मॉम एंड डिक्रीजिंग इट्स डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा ना। यस मैम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस मैम। ठीक है रक्षा, कहाँ हो क्लास में? यस मैम, क्या बाहर हो क्या कहीं? ऐसे आवाज आती है, कई बार गिटार बजा बजा के बोल रहे हो, जैसे नहीं समझ आया मुझे कुछ भी, नेटवर्क नहीं है शायद। हाँ तोयबा, वीडियो ऑन करो। यस मैम। तुम कितने दिनों बाद आई हो, क्या क्या हो गया, सब ठीक? मैम मेरी से ठीक नहीं है, आज भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन क्लास लूंगी वीडियो ऑफ करके। अच्छा तो फिर वो चलो कोई ना, वीडियो तो ऑफ कर लेना, मैं कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग वगैरह देख के पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है मैम। चलो ओके, कोई ना, चलो। तो ये हमारे, और थर्ड क्या रीजन है इसका, सी लेवल राइज होने का, मेल्टिंग ऑफ लैंड बेस्ड आइस, मेल्टिंग ऑफ स्नोफॉल ऑन लैंड एरिया विच कॉजेज इंक्रीज इन सी लेवल, ठीक है। एक तो हमारे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स का मेल्ट हो जाना, और दूसरा जो स्नोफॉल होती है जो लैंड एरिया पे होते हैं ना बेसिकली, क्योंकि आइस कैप्स और ग्लेशियर्स तो अलग चीज हो गई एकदम। तो ये तीन रीजन हो गए। आप देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 mm पर ईयर राइज हो रहा है सी लेवल में, ठीक है। और प्राइमरी फैक्टर ऑफ सी लेवल राइज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज द 3 mm पर ईयर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बड़ा रीजन तो क्या होता है कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो उसका ये मतलब है कि थर्मल एक्सपेंशन, पानी का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है। अब देखो कौन कौन सी मेजर आइस शीट्स है हमारी, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ठीक है। अंटार्कटिका ज्यादा कंसर्न होता है ना, अंटार्कटिका। देखो अगर इफ अंटार्कटिका आइस शीट ब्रेक्स डाउन इट विल कॉजेज द राइज इन सी लेवल, ठीक है। इट विल कॉज 5 to 6 मीटर पर ईयर राइज इन सी लेवल इन 2002 लार्सन आइस शीट, या सेल्फियस को बोलते हैं, 200 मीटर थिक और 3200 किलोमीटर स्क्वायर चंक एरिया, ड्यू टू विच हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स एंड फ्लड इन 2012 एंड 2013। तो ये अगर मतलब क्या होता है, फ्लड की कंडीशन, ये सारी चीजें क्यों आती है, वही ना, सी लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो, ठीक है। और अगर इफ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, देन द अंटार्कटिका आइस शीट ब्रेक्स ऑफ, ठीक है। वो ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये चीजें पता ही है। उसके बाद ग्रीनलैंड, दूसरी आइस शीट जो है, मेजर आइस शीट्स है, मेल्टिंग ऑफ आइस कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन साइड एंड कीप ऑन गोइंग अंटिल इट रीचेस स्टेबिलिटी और कंप्लीटली मेल्ट। If 2.5 degree to 3.5 degree temperature, then Greenland ice sheets start to melt irreversibly. Rate of melting is more than the rate of freezing of ice. ठीक है, इसमें ज्यादा मेल्टिंग होती है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि दोबारा से फ्रीज होने के चांसेस इसके कम रहते हैं। ओके उसके बाद इफेक्ट ऑफ सी लेवल राइजेस, सभी को पता है, इंक्रीज इन फ्रैक्शन ऑफ हरिकेन्स एंड स्टॉर्म, इंक्रीज शोर लाइन इरोजन, जो वहां पे जो शोर एरियाज है वहां पे इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया में फ्लडिंग की कंडीशन बढ़ जाती है, इनोडेशन ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है। इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ फिशरीज एंड एक्वीफर्स। क्यों इंक्रीज हो जाएगी सैलिनिटी? फिशरीज क्या होती है? फिशरीज मैम जो मैम रिवर सोशन के बीच में होती है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होता है ना। तो अब देखो इशूरीज में सैलिनिटी क्यों इंक्रीज होगी, वो शीतल बताओ, सी लेवल राइज होने से। यस मैम,
सी लेवल राइज होने से इशुरीज और एक्वीफर्स में सैलिनिटी क्यों ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा होगी या नहीं होगी? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू, that if there is an increase in sea level, then there is also increase in salinity of fisheries and aquifers? कोई रिलेशन है इनके बीच में? यस मैम, यस क्या? मैम रिलेशन तो है, यस मैम रिलेशन तो है मैम। हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या है? ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ गया तो देखो इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि सी लेवल, सी वाटर किस में जाके मिक्स हो रहा है? इशुरीज में या एक्वीफर्स में, तो ऑब्वियसली उसकी क्या सैलिनिटी इंक्रीज होगी ना। ठीक है। सेकंड जो इशू है हमारा ग्लोबल लेवल पे, दैट इज द ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना। तो ये ओजोन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जस्ट लाइक ओजोन फॉर्मेशन स्टार्टेड अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स अगो। इट बिगेन विद द बीजे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। अराउंड 400 मिलियन ईयर्स अगो व्हेन ग्रीन प्लांट इवॉल्व द फुल ओजोन फॉर्म। ठीक है। कैसे कैसे बदली थी उस टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत साल पहले की, 400 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। हाँ भी देखो कैसे डिस्कवरी हुई थी ओजोन लेयर के डिप्लीशन की। कब मनाया जाता है ओजोन डे, सबसे पहले बताओ मैम 16 सितंबर को। ठीक है। तो रोलैंड एंड मोलिन इन 1974 they discovered CFC are responsible for the catalyzing ozone layer. In 1985 ओजोन होल डिस्कवर किया गया इन अंटार्कटिका। In 1995 Paul Crutzen, Ronald and Molina awarded Nobel Prize in Chemistry for their work in explaining the chemical process that leads to destruction of ozone due to CFCs. ठीक है। In September 2006 में largest hole in Antarctica recorded, it is 29.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद CFC 1930 तक कोई CFC नहीं थे। ड्यूरिंग 1930 देयर इज SO2, अमोनिया, CO2, आइसोब्यूटेन, क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड AC। आजकल यूज होता है ना ये CFC वगैरह AC वगैरह में। ठीक है। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस? टॉक्सिक, noxious and highly flammable and need high operating pressure. So to overcome these advantages CFC को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। क्योंकि CFC क्या है? नॉन टॉक्सिक है, नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव कहाँ पे है? वो ट्रोपोस्फेयर में है खाली, स्ट्रेटोस्फेयर में तो वो रिएक्टिव है ना शीतल? याद है क्यों है वो, यहाँ पे क्यों नहीं है CFC रिएक्टिव ट्रोपोस्फेयर में? महिमा तुम बताओ क्यों नहीं है ट्रोपोस्फेयर में CFC रिएक्टिव? और है या नहीं है पहले तो ये बताओ मुझे। क्या वो महिमा वीडियो तो ऑन करो, बाहर हो क्या तुम भी कहीं? नो मैम, लेकिन नेटवर्क सही से नहीं, फोन में ही कनेक्टेड है ना, तो अच्छा, ढंग से हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, तो चलो मुझे आंसर बता दो तुम। यस मैम, क्वेश्चन नहीं सुने थे। मैं पूछती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है दैट CFCs आर नॉन रिएक्टिव। ठीक है। तो क्या CFC नॉन रिएक्टिव होती है? नो मैम, रिएक्टिव होती है। यस मैम। किसके साथ रिएक्ट करती है? देखो ट्रोपोस्फियर में तो नॉन रिएक्टिव होती है ना। Yes, CFC and N2O both are non-reactive in troposphere, but they are reactive in stratosphere because Yes. they require high temperature. और वो उनको कहाँ पे मिलता है? स्ट्रेटोस्फियर में। यस मैम। क्योंकि वहां पे UV कौन सी होती है? UVC होती है, जिसकी हाई एनर्जी होती है। ट्रोपोस्फियर में UVC नहीं होती है। ओके, दिस इज द रीजन। ओके, तो CFC नॉन टॉक्सिक है, नॉन रिएक्टिव है, नॉन फ्लेमेबल है। ठीक है। वाटर इनसॉल्युबल है, इसीलिए इसको एज अ रिप्लेसिंग मटेरियल यूज किया गया। किसके? जो ऊपर सारे मटेरियल पहले यूज कर रहे थे ना, जैसे ये सारे SO2, अमोनिया, CO2, आइसोब्यूटेन, इनकी जगह पे क्या यूज करने लगे? CFC, क्योंकि इसकी इतनी सारी एडवांटेज थी। ओके। अब देखो ये डिफरेंट CFC, और ये फॉर्मूला तो आपको लिखना मैंने बता दिया था ना कि कैसे लिखते हैं उसमें, एयर पोल्यूशन में हमने पढ़ा था ना। Yes, फॉर्मूला टू नेम एंड नेम टू फॉर्मूला।
ठीक है। Yes, CFC ma'am. 11 कहाँ पे यूज होता है? लार्ज बिल्डिंग, AC सिस्टम, DO, हेयर स्प्रे एंड स्प्रे पेंट कैन। CFC 12 कहाँ पे यूज होता है? फ्रिजेस में, ऑटोमोबाइल AC में, DO, हेयर स्प्रे, स्प्रे पेंट, इन सब में यूज होता है। CFC 1113 क्लीनिंग सॉल्वेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इनके यूजेस थोड़े थोड़े से दिमाग में रखना, ठीक है। HCFC 22 कहाँ यूज होता है? प्रोपेलेंट एंड रेफ्रिजरेटर्स। HCFC 123 कहाँ पे यूज होता है? रेफ्रिजरेंट इन कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल AC इंस्टॉलेशन इन गैसियस फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब में यूज होता है, ठीक है। ये यूजेस लिखे हुए हैं इसके। ये तुम्हारे नोट्स में भी दे रखे हैं, एयर पॉल्यूशन में भी। ठीक है, अब आते हैं ODS या ODP। क्या होता है ODS? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, है ना। Ozone depleting substance and ठीक है, सो potential. ODS ऑफ अ गैस डिफाइंड एज चेंज इन टोटल ओजोन पर यूनिट mass emission of gas, ozone depleting gas relative to change in total ozone per unit mass of CFC 11। जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग किसके उसमें देखते हैं? रेफरेंस में, CO2 के रेफरेंस में देखते हैं ना। सेम हम Yes. यहाँ पे क्या देखते हैं? CFC 11 के रेफरेंस में हम देखते हैं कि Yes, हमारा ma'am. कोई भी ओजोन डिप्लीटिंग गैस कितना चेंज कर रहा है पर यूनिट ऑफ CO2 में, ठीक है। अब CFC 11 has an ozone depleting potential of 1 which is highest ODP of any of CFC। तो सबसे ज्यादा कौन करता है ओजोन को डिप्लीट? दैट इज CFC 11। Halon 1211 and Halon 1301 is higher ozone depleting potential due to higher effect of bromine instead of chlorine which have higher ODP। ठीक है। अब हेलोन की अगर हम बात करें तो उनका ये जो हमारी CFC होती है इनसे ज्यादा ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? ब्रोमीन है इंस्टेड ऑफ क्लोरीन। ओके। HFC एंड CFC इज बेटर देन, दे आर बेटर देन CFC। क्यों बेटर है ये? इनके मैम अंदर क्योंकि इसमें क्लोरीन कम होता है। हाँ, क्लोरीन हट गया, हाइड्रोजन आ गया। हाँ, और बट मैम इनका पोटेंशियल फिर भी ज्यादा है। देखो यहाँ पे ये इनका वो भी दे रखा है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी दे रखा है, ठीक है। और रेफरेंस हम क्या लेंगे? CFC 11 का। ये इनका 1 है, 12 का भी 1 है, और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। देखो अब WHO ने ना वो सनबर्न टाइमिंग भी दी हुई है, और कितनी देर तक अगर तुम एक्सपोज रहोगे तो क्या चीजें होंगी, ठीक है। देखो 1 to 2 अगर नंबर दिया है UV को 1 से लेके 2, ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। सनबर्न मोर देन 1 आवर अगर आप वहां पे रहोगे तो आपको सनबर्न हो जाएगा, ठीक है। 3 to 5 होगा तो इफेक्ट क्या होंगे? मॉडरेट। और सनबर्न टाइम क्या होगा? 45 मिनट्स तक अगर आप वहां पे हो तो आपको सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 to 7 तो 30 मिनट्स का सनबर्न टाइम है। 6 to 7 है तो 30 मिनट्स का। 8 to 10 है तो 15, एंड 11 प्लस है तो लेस देन 10 मिनट में ही आपको क्या हो जाएगा? सनबर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा बायोडाइवर्सिटी लॉस हमारा नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल इशू है कि सिंस 1900 20% ऑफ लैंड बेस्ड हैबिटेट आर डिग्रेडेड, ठीक है। 40% ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज का क्या हो गया? एक्सटिंक्शन हो गया। 33% प्री कोरल फॉर्मेशन, मोर देन थर्ड ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स आर थ्रेटन, 10% ऑफ इंसेक्ट्स आर थ्रेटन। ये 1900 के बाद की बात है सारे, ठीक है। Since 16th century, 600 vertebrate species toward extinction. More than 9% of domesticated need of mammal used for food and agriculture had been extinct by 2016, with at least 1,000 breeds still threatened. तो ये सारे लॉस का डेटा बता रखा है कि क्या क्या हमारे बायोडाइवर्सिटी को कितना कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो बायोडाइवर्सिटी की लॉस मीन्स क्या क्या रीजन है उसके लॉस होने के ना, ठीक है। तो ये E.O. विल्सन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी लॉस को डिफाइन किया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हिप्पो ये पढ़ भी चुके हैं हम ना, ये सारी चीजें वैसे ही, ठीक है। तो H से क्या है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। I से क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज।
फिर है पॉल्यूशन, देन पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हिप्पो, इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। 5 रीजंस होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। अब देखो भाई एलियन स्पीशीज कौन कौन सी है। वाटर हाइसिंथ है ना, आइशोरनिया बोलते हैं जिसको, देखा है ना ये तो सभी ने, यस मैम। ठीक है। उसके बाद है अफ्रीकन एप्पल स्नेल, इट इज अ टाइप ऑफ मोलस्क, इट इज रिपोर्टेड इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अक्रॉस कंट्री एंड थ्रेटनिंग हैबिटेट ऑफ नेटिव स्पीशीज, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज है उनको हार्म पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद है पपाया मिली बग करके है, इट इज नेटिव टू मेक्सिको, वहाँ की है ये, और सेंट्रल अमेरिका की। रिपोर्टेड दैट ह्यूज क्रॉप्स ऑफ पपाया इन असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु डिस्ट्रॉयड बाय दिस बग, ठीक है, एक तरह का बग है ये। उसके बाद है कॉटन मिली बग, इट इज नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इट अफेक्ट कॉटन क्रॉप्स इन डेक्कन प्लेटो ड्यू टू वोल्केनो, ओके। अमेज़न क्या ये स्नेल फिश, कैटफिश जिसको बोलते हैं, इट विल डिस्ट्रॉय द वेटलैंड ऑफ कैलकाटा एंड फिश पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन ये कॉज करता है। तो ये कुछ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, ओके। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अभी हम पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ भी रखी है, और ये थीम आपको याद रखनी है बेटा 1-2 साल पहले की भी। जैसे 2023 में ये वर्ल्ड वेटलैंड डे की क्या थी, मैं भूल गई कुछ। क्या 2 फरवरी को मैम वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या बोल रहे हो, देख के बता दो, मैम वेटलैंड रिसोर्सेज एटलीस्ट याद रहेगा आप लोगों को, जो क्लास में पढ़ते हैं कई बार दिमाग में रहता है ना, ठीक है। 2020 की क्या थी, वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। 21 की वेटलैंड एंड वाटर, एंड देन वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर 2022 में। मैम 23 की है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये बेटा याद रखना सब लोग। फिर है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को। कब स्टार्ट हुआ था ये, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, विच वाज हेल्ड इन 1972, ठीक है। 2022 में क्या थीम थी, टाइम फॉर नेचर। 21 में क्या थी, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एंड 2022 में ओनली वन अर्थ, ठीक है। अभी 5 जून को फिर मनाया जाएगा ये। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब किसने स्टार्ट किया, साइट्स ने, इन 1973। 20 में क्या थी इसकी, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 21 में क्या था, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड एंड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। 2022 में रिकवरी की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वाटर डे 22 मार्च को, ठीक है। 1993 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पे ये इसकी थीम्स लिखी हुई है वर्ल्ड वाटर डे की, 20, 21, 22 एंड 23 की आपको पता होनी चाहिए, ओके। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे की बताओ, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ना, यूनेस्को ने स्टार्ट किया था इन 1970। 2020 की क्या थी, क्लाइमेट एक्शन, देन रिस्टोर आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या थी वही अर्थ डे की बताओ, मैम इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये तो 22 की है। मैम फॉर 2023 भी यही बता रहा है। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट नहीं, ये नहीं थी मैम। बता तो यही रहा है, यस मैम। बट तो यही रहा है, बट मुझे लग रहा है ये नहीं थी। फिर क्यों बता रहा है? क्या थी फिर शीतल बताओ, स्टेटस लगाया था ना, तो कुछ बड़ी सी थी, मतलब एक इतनी तो छोटी नहीं थी। कुछ मैम डिफरेंट ही थी कुछ ऐसे, पता नहीं मैम, यही होगी मैम फिर। मैं भी देखती हूँ, इंस्टा पे भी है ना।
मैम यही होगी फिर, हर जगह यही बता रहा है सारे उस पे। यस मैम। यही हो गया, इसको ही लेके चल रहे होंगे। फिर है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे प्लीज याद रखना कब कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? सीबीडी 1993 में जो सीबीडी आया था। सीबीडी क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि किसका आउटकम है? अर्थ समिट का, विच वाज हेल्ड इन 1992, ठीक है। उसके बाद है यूएनसीसीडी, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जून को, ठीक है, 1995 में। ये भी किसका आउटकम है? अर्थ समिट का, ओके। फिर ओजोन डे 16 सितंबर को 1994 में फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब बना था। और ओजोन वीक कब से कब सेलिब्रेट होता है? 9 to 16 सितंबर। फिर आते हैं हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पढ़ चुके हैं ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। बताओ कितने होते हैं? महिमा तुम बताओ कितने होते हैं? एक बार यही क्वेश्चन आ गया था कि कितने नेशनल एक्शन प्लान है। शीतल तुम मैम ये इस बताओ बार ही आया था ये क्वेश्चन। कि मैम कितने, यही आया था ना? हाँ मैम इस बार ही आया था ये। हाँ देख लो। मैम 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दो का नाम बता दो मुझे। मैम मैंने एक बार पढ़ा था बस, वो एनर्जी कुछ ऐसा था, एनर्जी वाला, हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कुछ ऐसे ऐसे। देखो इस तरीके से आपको याद रखना है ना। चलो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या क्यों ये सारी चीजें की गई? देखो क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन, मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। इट इज लॉन्च बाय, बताओ, लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया था ये? पीएम मनमोहन सिंह। ये तो 2008 में ये लॉन्च हुआ था। अब आपको ना इस तरीके से याद रखने हैं। Solar energy will sustain water from Himalaya and provide for green agriculture and climate. ये लाइन याद रख लेना, इसमें 8 के 8 आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। Solar energy will sustain water from Himalaya and provide for green agriculture and climate, ठीक है। अभी पूछूंगी मैं 1 मिनट बाद की क्या था, याद कर लो इसको, अभी क्लास में याद करके जाएंगे। जब याद हो जाए तो बता देना मुझे, अभी पूछूंगी मैं। क्या तो सबसे पहला हमारा सोलर एनर्जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन या नेशनल सोलर मिशन भी जिसको बोलते हैं, कब लॉन्च हुआ था? 2010 में, ठीक है। इसके जो टारगेट है 2 बार रिवाइज हो चुके हैं। प्रेजेंट टारगेट इज 100 गीगावाट बाय 2022 जो जा चुका है, ठीक है। इसमें से रूफटॉप का कितना था? ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, 40 गीगावाट, और लार्ज और मीडियम ग्रिड का कितना है? 60 गीगावाट, ठीक है। तो 3 फेज में डिवाइड किया गया था, 2010 to 13। आफ्टर दैट इन सेकंड फेज इट इज फ्रॉम 14 to 17 एंड इन थर्ड फेज इट इज 18 to 2022, ठीक है। उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। बताओ शीतल क्या थी ऊपर? 8 के 8 बताओ मुझे। मैम सोलर एनर्जी, देख के नहीं बताना। मैम नहीं दिख रही हूँ। सोलर एनर्जी विल सस्टेन वाटर फ्रॉम हिमालय। मैं बस इतना ही हुआ आगे। अच्छा, रक्षा आगे बताओ। मैम ग्रीन एग्रीकल्चर हिमालय समथिंग। दीक्षा, ग्रीन एग्रीकल्चर एंड मैम क्लाइमेट। ठीक है। चलो, तो सेकंड है हमारा सोलर एनर्जी जो था ना, उसमें एनर्जी, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ये इसकी फुल फॉर्म भी प्लीज याद करके जाना, वो एग्जाम में दे देगा। NMEE क्या होता है? दैट इज द नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या था, इट विल फैसिलिटेट्स एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू इनोवेटिव मॉडल्स, क्रिएशन ऑफ मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, कि इस तरीके की मार्केट हम क्रिएट करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम को क्या करे, प्रमोट करे, ठीक है, यूज कर। तो इसके 4 इनिशिएटिव थे, ये चारों इनिशिएटिव भी आपको पता होने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म मींस एटलीस्ट नाम आपको याद होने चाहिए कि NMEEE के अंदर कौन कौन से मिशन थे। द फर्स्ट वन इज द पैट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म करो, अचीव करो और उस चीज को ट्रेड करो, ठीक है, बेच दो उस चीज को। आफ्टर दैट मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, एंड आफ्टर दैट फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, जो सस्टेनेबल हैबिटेट की बात हो रही है इसमें। नाउ मेकिंग हैबिटेट मोर सस्टेनेबल बाय मेकिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्बन प्लेनेट, ठीक है। जो अर्बन एरियाज है मोस्टली वहां पे डिग्रेडेशन होता है ना किसी भी चीज का, तो वहां पे हम क्या करें, उस हैबिटेट को सस्टेनेबल बनाएं। सस्टेनेबल क्या होता है और एनर्जी एफिशिएंट, सस्टेनेबल का मतलब क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सस्टेनेबिलिटी? मैम इसमें वो आता है ना ब्रुटलैंड कमीशन की एक वो, Some sustainable means we use मतलब उसको अच्छे से यूज without exploiting it. Wise use. जितनी जरूरत है मैम उतना ही हमें वो करना है, एक्स्ट्रा हम उसको उतना यूज करें और अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोच के यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में, ठीक है। यस मैम। तो वो होती है सस्टेनेबिलिटी। हाँ, ब्रुटलैंड कमीशन की तुमने बात की थी, क्या हुआ था वहां पे, कब हुआ था वो? नहीं मैम उसी का है ना कि हमें रिसोर्स जो है वो ऐसे यूज करने विदाउट क्या थीम कंप्रोमाइजिंग। था उसका, क्या? मैम यही था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल थीम था उसका कोई? हाँ, आवर जनरेशन आवर फ्यूचर, ये था। नहीं मैम पता नहीं, Our common future. कुछ आवर ऐसा। कॉमन, क्या रक्षा? आवर कॉमन Common future. अर्थ, आवर कॉमन अर्थ ना, Yes, ma'am. ठीक है। ये चीजें याद रखो, ठीक है। उसके हाँ, ये था बात करते हैं सस्टेनेबल हैबिटेट की। तो कैसे कैसे होगा, बाय प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। एनर्जी एफिशिएंट मींस की जहाँ पे हम कम एनर्जी का यूज करें, ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं। इंप्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है उसको मैनेज करें। ट्रांजिस्टिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम इंस्टेड ऑफ प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ठीक है। बेतुकी बातें, कोई आजकल हर घर में 10 गाड़ियां मिल जाएंगी, 10 लोग हैं तो। उसके बाद है इंप्रूविंग द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? Improving. रेजिलियंस मींस इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा कि मान लो कोई भी डिजास्टर आता है तो उसको रेजिलियंस का मतलब, रेजिस्टेंट और रेजिलियंस में क्या डिफरेंस होता है? मैम रेजिस्टेंस तो होता है ना कि अवॉइड कर दे एकदम इसको, है ना। अवॉइड कर देगा। लेकिन रेजिलियंस में होता है कि वो वापस अगर उसके ऊपर Reform. इफेक्ट हो भी गया तो वापस उसी कंडीशन में आए, ठीक है। इस तरीके का इतना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए कि मान लो कोई अर्थक्वेक भी आ गया तो ये ना हो कि पूरी की पूरी मिल्स की वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं नींव को? मैम बेस। नहीं नहीं, बेस नहीं बोलते, जो नींव होती है ना उसको वो बोलते हैं। नींव को मैम। अरे यार ऐसे ऐसे वर्ड भूल जाते हैं ना कभी कभी, बताओ भी क्या बोलते हैं कोई और? ठीक है कि मतलब देख लेना उसको, बेस नहीं बोलते, ठीक है। मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा कि ऐसा ना कि पूरी उसकी नींव ही हिल जाए, तो इस तरीके का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी सस्टेनेबिलिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 3 इनिशिएटिव थे हमारे, एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ, जैसे ग्रिया हमने पढ़ा था ना, ग्रिया ग्रीन रेटिंग वाला पढ़ा था। यस मैम। ब्लैंक से हो गए तुम लोग, तो पढ़ाया था ये मैंने, ठीक है। रिसाइकलिंग, अर्बन वेस्ट और अर्बन प्लानिंग एंड मॉडल शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब आता है नेक्स्ट हमारा नेशनल वाटर मिशन, जो हमने उसमें अभी ऊपर बात की थी ना, सोलर एनर्जी
है ना. So it will ensuring integrated water resources, minimization of water wastage and equitable distribution both across and within the state. ठीक है, ऐसा ना हो कि जिस स्टेट में वो नदी है या कोई भी रिवर है तो वो तो ज्यादा यूज करने और जो दूसरी स्टेट है उसको कम पानी दे रहे हैं. ठीक है, तो एकदम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इसके 5 गोल थे. Comprehensive water database in public domain and assessment of impact of climate change on water resources. Promotion of citizen and state action for water conservation, augmentation and preservation. ठीक है, it will focus attention to vulnerable area included overexploited area, जहाँ पे overexploitation हो रहा है water का. ठीक है, water use efficiency increase by 20%. Promotion of basin level integrated water resource management की. इंटीग्रेटेड मतलब कि सारी तरीके का कि हम वेस्ट को वाटर को भी हम वेस्ट ना जाने दें, उसका यूज भी अच्छे से हो जाए, इक्वली यूज हो उसका. ठीक है, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग फॉर हिमालय इकोसिस्टम. दिस मिशन addresses the glacier retreat in the Himalayan region, acknowledging its importance for India as a source of its perennial river. क्या कौन सी होती है perennial river? मैम जो बहती ही रहती है ना, और पूरे साल time. बहती रहती, मींस हमेशा ही बहती रहती है. और एनुअल क्या होती है, जो once in a year. है ना, कुछ टाइम के लिए सूख जाती है. नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया. इट क्रिएट्स एडिशनल कार्बन सिंक बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर. क्योंकि कार्बन सिंक का क्या मतलब है, कार्बन को कैप्चर करके रखना है. और वो कैसे करेंगे हम, बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर. Now increase forest cover on 5 million hectare of forest and non-forest land. ये इसके objectives है. It will improve quality of forest cover on another 5 million hectare. Improve ecosystem services. Forest-based livelihood income of about 3 million hectare. Enhanced annual CO2 sequestration by 50 to 60 million tons. उसके बाद National Mission for Sustainable Agriculture. ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना. Like first of all we have to develop the new crop varieties, integration of traditional knowledge. क्या मतलब है इसका, महिमा? मैम कि हम ट्रेडिशनली जैसे पहले ग्रो होती थी ना विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स हाँ. केमिकल, तो हम थोड़ा ट्रेडिशनली अगर उसको यूज करें तो एग्रीकल्चर पोल्यूशन नहीं होगा. हाँ, वो सस्टेनेबल रहेगा ना. क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमारा किसके अंडर है मिशन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. तो बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, क्लाइमेट चेंज इश्यू को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं. बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो मतलब उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है ना. हाँ, और वो नहीं, और वो भी चीजें हैं, और ये फर्टिलाइजर वगैरह हम यूज करते हैं, अल्टीमेटली सारी चीजों का इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज को. यस. ठीक है, उसके बाद है यूज ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ रेन फेड एरियाज. ठीक है, अब देखो देयर आर 10 की डायमेंशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव क्रॉप सीड, लाइव स्टॉक एंड फिश कल्चर. वाटर एफिशिएंसी. वाटर एफिशिएंसी कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन. सुना है ना ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? यस मैम. देखा है सभी ने ना? यस मैम. उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट, इंप्रूव फार्म प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, क्रेडिट रिपोर्ट, मार्केट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन. ये सारी चीजें होंगी तभी कोई फार्मर क्या कर पाएगा, उसको सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज कर पाएगा ना. उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. इट सीक्स टू एनलिस्ट ग्लोबल कोलैबोरेशन थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाइमेट साइंस रिसर्च फंड. की हमारे पास जो नॉलेज है हम उसका एक्सचेंज करें, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद देखो कुछ ये सारी चीजें एनवायरमेंटल इशू, कंटेम्पररी इश्यूज में ही है. ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी का सभी को पता है कब हुई थी, December 3rd in 1984. ठीक है, यूनियन कार्बाइड एक इंडस्ट्री थी जहां पे पेस्टिसाइड्स बनते थे, वहां से क्या रिलीज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट 45 टन वो रिलीज हुआ था. ओके, उसके बाद चेरनोबिल डिजास्टर, ये कहाँ पे हुआ था, यूक्रेन में. ठीक है, इन 1986 26 अप्रैल 1986 को न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हो गया था जिससे ये डिजास्टर हुआ था. उसके बाद है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट इन मार्च 2011 में जापान में होता. ठीक है, 6 रिएक्टर डैमेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, लीक हो गए थे वो. ठीक है,
उसके बाद है मिनामाटा डिजीज डिजास्टर इन 1956 जापान में ड्यू टू मर्करी कंजम्पशन फ्रॉम फिश टू ह्यूमंस एंड अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, मिथाइल मर्करी, ये पढ़ा है हमने पूरा ना डिटेल में वाटर में। उसके बाद है लव कैनाल डिजास्टर इन 1978 नाइजरा फॉल न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में ये हुआ था। 21,000 टन ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट हैड बीन बरीड अंडरग्राउंड इन 1950s। हार्मफुल केमिकल वेस्ट लाइक बेंजीन, डायोसिन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें वहां पे रिलीज हुई थी। ड्यू टू वेस्ट डिजीज अकर इन लव कैनाल, जो एक कैनाल था। ठीक है, इन 1980 सुपर फंड प्रोग्राम फॉर फंडिंग द कम्युनिटी, तो एक ये प्रोग्राम भी चलाएगा कि जिनके ऊपर इफेक्ट हुआ है उसका ऑब्वियसली इतना वेस्ट जाएगा, और जो इस पानी को जहाँ पे भी यूज किया जा रहा होगा पीने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ये सारे हार्मफुल केमिकल्स वहां पे गए। बेंजीन कितना कैंसरस कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, मैम जो मिथाइल मर्करी वाला है उसमें एक डाउट है कि वो इनको इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है कि ऑर्गेनिक? अगर मिथाइल है तो मैम इनऑर्गेनिक हुई ना? हाँ इनऑर्गेनिक है। ठीक है मैम। उसके बाद देखो करंट, अब क्या क्या इश्यूज है हमारे जो वाटर से रिलेटेड है। सबसे पहले जैसे नर्मदा डैम। यस मैम। ठीक है, ये इस पे भी काफी इशू चलता रहता है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट प्लान इंक्लूड 30 मेजर, 136 मीडियम एंड 3000 माइनर डैम्स। ये एक प्रोजेक्ट है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, जिसके अंदर ये इतने सारे डैम्स का क्या है टारगेट है। ठीक है, मेन डैम टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। तो मेन जो इसके ऊपर डैम है क्या, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, विजन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात, एंड नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ये एमपी में है। ठीक है, अब देखो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 5 अप्रैल 1961 एंड इनॉग्रेशन बाय पीएम मोदी ऑन हिज 67th बर्थडे। एसएसपी इज लार्जेस्ट डैम इन वर्ल्ड। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये डैम सबसे बड़ा है। लेंथ इसकी इतनी है, डेप्थ इतनी है। इट इज स्टार्टेड इन 1980s एंड फंडेड अर्लियर बाय वर्ल्ड बैंक बट लेटर स्टॉप इन 1994 ड्यू टू पब्लिक प्रेशर। ठीक है, ऑब्वियसली डैम से क्या होता है, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनको इफेक्ट होगा ना सारी चीजें, इसलिए एक बहुत बड़ा इशू है ये। अब देखो इससे इशू क्या लो, वो ड्यू टू दिस डैम कंस्ट्रक्शन 37,500 हेक्टेयर ऑफ लैंड बिकम सबमर्ज्ड। ठीक है, 13,300 हेक्टेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट विल वैनिश। आवाज आ रही है कहीं से ना, महिमा महिमा म्यूट कर लो। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने लोग अफेक्ट हुए थे, कौन कौन सी स्टेट में ये है, गुजरात, एमपी एंड महाराष्ट्र। अब देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था ये बताओ। मेधा पाटेकर मैम, मेधा पाटेकर। हाँ ठीक है, इट इज अ इंडियन सोशल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ नेटिव ट्राइबल्स, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन नर्मदा। ठीक है, और कहाँ पे है इसका ये जो आंदोलन, कहाँ पे चला है मेजरली, गुजरात में। ठीक है, मेधा पाटेकर एंड बाबा आमटे, ये दो लोग थे स्पोक पर्सन फॉर नर्मदा बचाओ आंदोलन। बोथ रिसीव राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1991 फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, ये यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं, इनका नाम पूछ लेते हैं ये। उसके बाद है टिहरी डैम। ठीक है, कहाँ पे है टिहरी डैम, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैम। ठीक है, भागीरथी भागीरथी रिवर पे। यस मैम। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड 4th हाईएस्ट इन वर्ल्ड। उसके बाद है पार्ट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू टैप ऑन इट्स वास्ट पोटेंशियल फॉर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू दिस डैम, forced displacement of people, around 1 lakh of people were displaced directly or indirectly। 1 लाख लोगों को वहां से मूव करना पड़ गया। ठीक है, उनके लिए कोई रिसेटलमेंट नहीं था कि कहीं और उनको जगह दे दी जाए। ठीक है, 1979 they started the resettlement but was incomplete till now। In 2002 status report of public work department, in this it stated that no clear estimate of number of people affected। कोई भी उन्होंने estimate नहीं दिया कि कितने लोग affected हुए हैं। A number of people who have lost their homes, land and not be recognized as the, कि कितने लोग वहां पे उनके घर लॉस हुए या फिर जो भी उनकी लैंड एरिया जो भी उनसे छीन गई है, सारी चीजों का कोई डेटा नहीं है। ठीक है, मीन्स उनको कोई भी वो नहीं मिला कि हाँ कोई उनकी हेल्प करे। रिसेटलमेंट भी स्टार्ट किया 1979 में, बस आज तक भी पूरा नहीं हुआ। दूसरा क्या है इसका, टिहरी डैम का जो इशू है, दैट इज द सेस्मिक रिस्क। नाउ लोकेशन ऑफ टिहरी डैम इज वर्ल्ड मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन। जो जहाँ पे ये डैम बना हुआ है तो क्या है वो
अर्थक्वेक प्रोन रीजन है कि वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इट इज नॉट adequately equipped to withstand 7.2 earthquake of the magnitude during its lifespan, but have more than 8.5 magnitude of earthquake there. कि वो इस तरीके का बना भी नहीं हुआ है कि क्या कर सके, वो इतने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को झेल सके, ठीक है। उसके बाद है फ्लड की ये एक इशू है जो रिलेटेड है टिहरी डैम से। इन केस ऑफ डैम फेलियर और मेजर लैंडस्लाइड कॉजेज अ ह्यूज वेव टू आउट ऑफ द रिजर्वोयर, a 260 meter high flood wave would erase down into the densely populated valley below the dam, burning the towns during the towns of Rishikesh, Haridwar, Meerut, Bijnor, Hapur within hours and devastating the large areas of Yangtze Plains. अच्छा, यहाँ तक इसका ये सारी चीजें है ना, कहाँ तक इफेक्ट करेगा ये। उसके बाद है फाइनेंशियल वायबिलिटी इश्यूज। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटेक जिसको हम बोलते हैं, cost of project was $2.5 billion, which was twice the cost of benefits, ठीक है। इतना कॉस्ट इसमें लगा दिया है और इतने से बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। कॉस्ट इज टू हाई, सो कमिट्स डिक्लाइन दिस, ठीक है। तो कमिटी बोलती है कि इसको रोक दो, इस प्रोजेक्ट को। आप देखो एंटी टिहरी डैम मूवमेंट क्या है, जैसे ऊपर नर्मदा बचाओ आंदोलन था, तो इसमें है इन 1978 कमेटी फॉर्म एज टिहरी बंद विरोध संघर्ष समिति, ठीक है। और इसको किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। In 1992 demand for no EC, and in 1996 Sundarlal goes for 74 days hunger strike to force government to tell about seismic waves, ठीक है। हनुमंता राव कमेटी 1997 में बनी, which is the report for solution of this issue। उन्होंने इशू का जो ये टिहरी डैम से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, इसका सॉल्यूशन इस रिपोर्ट में दिया गया। रिपोर्ट किसने दी थी? हनुमंता राव कमेटी थी एक, इन 1997 में जो बनी थी, ठीक है। उसके बाद अलमाटी डैम कहाँ पे है ये? constructed on Krishna River, which is the second biggest river in peninsular India. It originates from Mahabaleshwar, Maharashtra. It enters in Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, and then to Bay of Bengal. तो इन स्टेट से होकर जाती है, ठीक है। अब इससे क्या इश्यूज है अलमाटी डैम से? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, सेम वही सॉइल एल्कलिनिटी। अब देखते हैं कैसे सॉइल एल्कलिनिटी। अपलैंड्स ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक सिचुएटेड ऑन द Deccan Traps, which comprises of basaltic rocks formation. More basaltic rock कैसी होती है? एसिडिक होती है कि बेसिक होती है? बेसिक होती है, ठीक है। तो जब वो वहां से होके जाती है तो इसमें, और basaltic rocks क्या होती है? ज्यादा वेदरिंग के चांसेस भी होते हैं उसमें, यस मैम, ठीक है, क्योंकि वो कोर्स ग्रेन है और बेसिक इन नेचर है। नाउ वेदरिंग ऑफ basaltic rocks, देख तो इंक्रीज ऑफ TDS, क्योंकि उसमें से सॉल्ट्स है ना जाएंगे उसके साथ, एंड मोर देन 500 मिलीग्राम पर लीटर देन वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो एल्कलाइन ज्यादा है वाटर। अब इंटर स्टेट डिस्प्यूट केस में टू स्टेट टू अपोज द इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ डैम फ्रॉम 519.6 to 524.6 मीटर आर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्प्यूट है। अब कावेरी वाटर डिस्प्यूट, इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु सिंस द ब्रिटिश रूल। तो इतना पुराना ये चला हुआ है डिस्प्यूट। बोथ स्टेट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कावेरी रिवर फॉर इरिगेशन अलोंग विद बेंगलोर। डिस्प्यूट स्टार्टेड इन 1892 बिटवीन द मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल। In 1924, Madras Presidency and Mysore signed an agreement regarding rules of water dispute of Krishna Rajsagar। उस एग्रीमेंट में क्या बात की गई कि तमिलनाडु और पुडुचेरी 75% वाटर यूज करेंगे, कर्नाटका 23% एंड केरला जो बचा हुआ पानी उसको यूज करेगा, ठीक है। अब देखो 1960 और 1980s के में क्या हुआ? कर्नाटका बिल्ड 4 डैम्स ऑन कावेरी, हिमवती, हरंगी, काबिनी एंड सुरवंती। Tamil Nadu, a low riparian state, Tamil Nadu argued that they have low water for irrigation and others use, while Karnataka argued that Tamil Nadu and Karnataka will share 47% of water while rest with the other state equally. To solve this issue, a committee, इसमें भी एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, and asked center to build a tribunal but not of much use। कोई ज्यादा इसका आउटकम नहीं निकला, ठीक है। In 1998, Kaveri River authorities formed to task the order of the water uses in the state. In 2080, Supreme Court said that Kaveri is a national asset and no state have exclusive ownership and equal consideration and opportunity to all the state। तो उसने कहा कि ये national asset का मतलब क्या है कि national property है, किसी एक particular state की नहीं है।
उसके बाद है महानदी वाटर डिस्प्यूट, ये किस पे था? शेयरिंग वाटर महानदी हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो ये याद रखना किस किस के बीच में इशू है। ओडिशा ने क्या बोला? छत्तीसगढ़ आर क्रिएटिंग डैम्स एंड वेयर्स विदाउट कंसल्टिंग टू ओडिशा एंड द डैम कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ वाटर एंड अफेक्ट द इरिगेशन ऑफ द ओडिशा एरिया। क्योंकि डैम्स में तो क्या होता है, पानी रुक जाता है ना। ऑल्सो छत्तीसगढ़ आर यूजिंग मोर वाटर देन इक्विटेबली असाइंड और नीडेड, जितना हमको यूज करना चाहिए उससे ज्यादा वो वाटर यूज कर रहे हैं। हीराकुंड डैम कहाँ पे? ओडिशा में, मल्टी वैली प्रोजेक्ट एंड लाइफलाइन टू मेनी पीपल इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये ठीक है। अब देखो एक एक्ट बना इंटरस्टेट रिवर, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्प्यूट है पानी को लेके। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट विच वाज फाउंड इन 1956, अ कमेटी टू डिसाइड एंड रिजॉल्व वाटर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। To form a tribunal, center must be impressed and have a common tribunal to resolve all the water dispute across between states of India. Next है सिक्स्थ है हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे था? इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्थर्न स्टेट्स। A study shows hydropower capacity of, ये 1987 की बात है ये तो। अब देखो क्या इशू है हाइड्रो पावर से? लैंड एक्विजिशन, क्योंकि देखो लैंड को एक्वायर कर लिया गया डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, पावर हाउस बनाने के लिए, ये सारी चीजें बनाने के लैंड एरिया चाहिए। दूसरा है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इश्यूज, क्या क्या हुए? 3 क्लियरेंस आर मैंडेटरी फ्रॉम 3 डिफरेंट विंग्स ऑफ MOEFCC। पहला, क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ी है ना उसमें, ये क्या लेना होता है हमें? एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी से क्या लेना है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी से क्या लेना है? फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से क्या लेना है? वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस लेना है। रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, टाइम कंज्यूमिंग प्लस मनी कंज्यूमिंग। कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज, रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ रिवर, कल्चरल वैल्यू, लैक ऑफ पॉलिटिकल अट्रैक्शन फॉर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, टेक्निकल एंड जियोलॉजिकल इश्यूज भी हुए इसके साथ, ठीक है। अब देखो क्या क्या मूवमेंट्स हुए इंडिया में। चिपको मूवमेंट किसने चलाया था? सुंदरलाल बागुना ने, ठीक है, 1973 में ही चला था, ठीक है। क्यों, किस लिए? ये तो पढ़ा है काफी पहले ना। मैम ट्रीज कटिंग, ठीक है, इसको Tree चिपको को आंदोलन save कर- बोलते हैं, यस मैम। ठीक है। नॉन वायलेंट मूवमेंट थी ये। कौन एक्टिविस्ट थे इसके? सुंदरलाल बहुगुणा इन मंडल विलेज बिकॉज ऑफ चिपको मूवमेंट। आपको मूवमेंट भी एक, आपको मूवमेंट भी है ना, ठीक है। यस मैम। चिपको मूवमेंट में वो फॉरेस्ट से वो चिपक गए थे ना कि इनको काटने से पहले हमें काटो, इस तरीके से। ये 19, इनकी ईयर भी याद रखना बेटा, ईयर से भी क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग। ये 1973 में आई थी, 1983 में आई थी। उसके बाद आपको मूवमेंट सेम एज चिपको मूवमेंट, पीपल हगिंग द ट्रीज। मेन एक्टिविस्ट कौन थे? युवक मंडाली। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड इन दिस टू अवेयर पीपल लाइक मार्च इन फॉरेस्ट, फोक डांसेस एंड स्ट्रीट प्ले। ये अवेयर करने के लिए तो लोगों को कि अपने फॉरेस्ट को बचाओ। स्प्रेड इन डिस्ट्रिक्ट हिल्स ऑफ कर्नाटका। बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट दे आल्सो हैव एम टू अवेयर अबाउट एफॉरेस्टेशन, कि फॉरेस्ट को तो बचाना ही, लेकिन उनका एक और एम था कि एफॉरेस्टेशन के लिए भी लोगों को अवेयर किया जाए, ठीक है। उसके बाद है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट के कौन एक्टिविस्ट थे अभी बताओ? चलो ये तो नहीं पता, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? केरला में, 1978 में केरला में साइलेंट वैली। मेन एक्टिविस्ट कौन थे इसके? केरला शास्त्र साहित्य परिषद, एक NGO थी, एंड सुगथा कुमारी, एक पोइट थी, ठीक है। 1985 साइलेंट वैली पार्क एंड द साइलेंट वैली प्रोजेक्ट इज बैंड, तो ये तो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। उसके बाद है जंगल बचाओ आंदोलन, तो ये कहाँ पे होता है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 1982 में। इसके लीडर कौन थे? ट्राइबल पीपल ऑफ सिंहभूम। फॉरेस्ट ऑफ साल ट्री, बट गवर्नमेंट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू टीक ट्री फॉरेस्ट। वहां पे साल ट्री का फॉरेस्ट था, लेकिन वो उसको ट्राई कर रहे थे टीक ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए उसको बचाने के लिए आंदोलन चला था। उसके बाद है बिश्नोई मूवमेंट, कौन थे इसके लीडर? अमृता देवी। तो राजस्थान में एक गांव है खेजरी, केजराली करके एक विलेज है, तो केजरी ट्री देखा है? नो मैम। नो मैम। कीकर का वो होता है ना पेड़, अच्छा की ठीक है, तो उसको बचाने के लिए था ये, राजस्थान में जो हुआ था। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ चुके हैं, टीरी भी पढ़ चुके हैं। एक है गंधमर्दन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये? किस लिए था बताओ? मैम बॉक्साइट से, मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए था ना? है ना। संबलपुर एंड बोलांगर रीजन, hills are rich in bauxite, consist of 22 streams and 150
ट्राइबल पीपल गेट ऑल फ्रॉम दिस हिल लाइवलीहुड, क्योंकि देखो ट्राइबल पीपल क्यों कोई भी आंदोलन वगैरह चलाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से उनकी अर्निंग आती है ना, ठीक है। लाइवलीहुड डिपेंडेंट है मैम। उसके बाद है फॉरेस्ट रजिस्टर, क्या चीज होती है देखो, इसका क्या पर्पस है। फॉरेस्ट रजिस्टर होती है एक चीज टू गैदर एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द लोकेशन, क्या लोकेशन है, एरिया, ग्रोइंग स्टॉक एंड यूज एंड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट में उस फॉरेस्ट की लोकेशन क्या है। अब इसके नाम से समझ आ रहा है ना फॉरेस्ट रजिस्टर कि क्या क्या कौन कौन सी अथॉरिटी होती है इसके अंदर, एनवायरमेंटल एजेंसी, एनवायरमेंटल बोर्ड, IT सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। एक होता है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये तो पढ़ चुके हैं ना पहले में, यस मैम। मुझे वो दीक्षा बता रही थी इन्होंने किया है ये डिजास्टर भी पढ़े थे अभी हमने, ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। फ्लोरोसिस वगैरह मैंने वाटर में पढ़ा है, भूल गए, यस मैम पढ़ा नो मैम, है ना। याद है। डबल एक्सपोर्ट होता है ये सारी चीजें ना। गोइटर पता ही है किसकी वजह से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। थायराइड ग्लैंड रिलीज द थायरोक्सिन हार्मोन, रिलीज एंड मेंटेन, ठीक है। तो कैसे बनता है आयोडीन, क्या होता है आयोडीन की, उसको मेंटेन कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। अगर लैक ऑफ आयोडीन हो जाएगा तो हाइपोथायराइडिज्म, और एक्सेस ऑफ आयोडीन हो जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपो हाइपर याद रखना, हाइपो कब होगा जब आयोडीन की कमी हो जाएगी, और जब एक्सेस में हो जाएगा तो हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड होता है ना, 2 तरह का बोलते हैं, यस मैम। यस मैम ठीक है। आयोडीन डेली कंजप्शन इज 50 mg, लिमिट इज 100 to 300 mg, इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री फॉर गोइटर, ठीक है। फिटल डेट डेंजरस टू प्रेग्नेंट वुमेन। फिर है आर्सेनोकोइसिस, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज होती है ना, यस मैम देखो किस तरीके से, ज्यादा एयर एंगल्फ कर लेंगे, इट विल ब्लॉक द एंजाइम, लेस सर्कुलेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, डेथ ऑफ पर्सन, इट विल कॉज द स्किन कैंसर ऑल्सो, इंडस्ट्री वगैरह से होता है ये। फिर है डेंगू, वायरस की वजह से होता है। अब देखो व्हीकल और एमिशन नॉर्म्स इन इंडिया, भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स सेटअप बाय CPCB MOEF इन 2000, ठीक है। भारत स्टेज 2 कब आया, 2001 में, 3 कब आया, 2005 में, और उसके बाद क्या है 6 आया 2020 में, है ना। पता है ना भारत स्टेज के बारे में, यस यस मैम स्किप कर जाता है, 6 आया सीधा। तो देखो इसके की पॉइंट्स पढ़ने आपको, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर एंड सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद द रोल आउट ऑफ BS6 norms which was not a part of BS. रियल ड्राइविंग एमिशन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया टू चेक रियल टाइम एमिशन, जब ड्राइव करो तभी एमिशन चेक होगा। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स आर मेड नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर इज 5 times लोअर देन इन BS4 सल्फर ट्रेसेस। BS6 में कितना 10 ppm और BS4 में 50 ppm था। नाइट्रोजन लेवल for BS6 grade diesel and petrol engine will be brought down by 70% and 25%. Particulate matter 80%. Delhi was the first state to run BS6 fuels. ठीक है। उसके बाद आता है बेटा स्वच्छ भारत मिशन, किसलिए होता है, कब स्टार्ट हुआ था बताओ, 2014 14 में कब कौन से दिन, 15 अगस्त 2 अक्टूबर। हाँ 2 अक्टूबर को ना, ठीक है। क्या एम था इसका, क्लीनिनेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरमेंट, बेटर प्रैक्टिस, ये सारी चीजें। मैम इसका फेज 1 हो गया, फेज 2 चल रहा है। अच्छा, कब खत्म हुआ फेज 1, 2022 में। ठीक है। देखो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, एक है अर्बन एरिया, ठीक है। ग्रामीण किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये चीज याद रखना। और अर्बन किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। अब ग्रामीण में देखो क्या क्या पर्पस इनके, टॉयलेट, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, कंप्लीटेड बाय 2 अक्टूबर 2019। और अर्बन में टू स्टॉप एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन, टू कन्वर्ट इन सैनिटरी टॉयलेट टू द फ्लू टॉयलेट, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, ये सारी चीजें ना। फिर स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत इज इम्प्रूवमेंट इन सर्विस टैक्स बाय 0.5% इन ऑल सर्विसेज इन इंडिया। सेस का मतलब, कोष का क्या मतलब है, फंड इकट्ठा करना ना, ठीक है। अब देखो बेटा ये है सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन बिल्डिंग की, जो ग्रीन मैं बोल रही थी ना आपको, उसकी हम बात करेंगे। स्टार है ना, 5 स्टार कब होंगे, 2 स्टार कब होगा, 1 स्टार कब होगा। ग्रीन बिल्डिंग का क्या मतलब है, ग्रीनेस्ट पॉसिबल हैबिटेट टू अचीव द
ऑप्टिमाइज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाटर। मीन्स हमारा ग्रीन बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, जिसमें सारी चीजें ऑप्टिमाइज तरीके से यूज हो, है ना, ना कुछ भी वेस्ट जाए हमारा, ना कुछ भी ओवर यूज हो। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर का क्या करे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे तो ग्रीन बिल्डिंग कहलाएगी वो। इन इंडिया अ बिल्डिंग इज कॉल्ड ग्रीन व्हेन इट कंज्यूम मिनिमम वाटर एंड एनर्जी एंड प्रोसेस विद ऑप्टिमम वे। ठीक है, देखो ग्रिया की फुल फॉर्म क्या है, एक नॉर्म है ये, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, इंडियाज नेशनल रेटिंग सिस्टम, इट इज डेवलप्ड बाय टेरी। टेरी इज द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन दोनों ने ये गृह नॉर्म दिए थे, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प डिजाइन ग्रीन बिल्डिंग एंड इन रिटर्न इवेल्युएट द ग्रीननेस ऑफ बिल्डिंग। उसी के हिसाब से वो उसको रेटिंग देती है। ठीक है, द रेटिंग सिस्टम एम्स टू अचीव द एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एनहांस रिसोर्स एफिशिएंसी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द बिल्डिंग। देखो अगर 25 to 40 होगा तो कितना स्टार मिलेगा, 1, 41 to 55 2, 56 to 73, 71 to 85 4 and then 5। बड़ी महंगी ली थी, पानी ले बस। उसके बाद आता शीतल म्यूट कर लो। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पता है आप लोगों को, कैप्चर एंड सिक्योरली स्टोरिंग द CO2 emitted from the global energy system. It is a long term storage of carbon. What is aim to reduce carbon in global warming. ठीक है, slow rate in atmospheric and marine accumulation of greenhouse gases amount. देखो नेचुरल सिंक क्या होता है, ओशन, फॉरेस्ट और सॉइल पता है हमें ये चीज। आर्टिफिशियल भी बनाए गए हैं, अनमाइनेबल माइंस एंड डिप्लीटेड ऑयल रिजर्वॉयर्स। कैसे कैसे करते हैं इसको, कार्बन स्टोरेज एंड कार्बन कैप्चर टू ट्रैप एंड सेपरेट CO2 फ्रॉम अदर गैसेस, ट्रांसपोर्ट टू इट्स स्टोरेज लोकेशन, स्टोरिंग द CO2 डीप अंडरग्राउंड इन सॉइल और इन डीप ओशन अवे। ठीक है, 3 तरह का होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। पहला होता है ओशन सिक्वेस्ट्रेशन, की ओशन में स्टोर करके रखे हम। दूसरा है जियोलॉजिक, नेचुरल फॉर इन जियोलॉजी का फॉर्मेशन, जैसे अनमाइनेबल माइनिंग, जो माइनिंग एरिया जो हमारी माइंस खाली पड़ी है। ठीक है, उसके बाद है टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 स्टोर्ड इन soil and forest. This is also a type of natural source ना। अब देखो जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन जो कि हमारा क्या आर्टिफिशियल मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग करते हैं। मींस कि CO2 ट्रैप्ड एज अ गैस अंडर लो परमेबिलिटी कैप रॉक। जिस रॉक की कम परमेबिलिटी है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, CO2 को ट्रैप करके रखते हैं। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग, CO2 कैन बी डिसॉल्व इनटू अ लिक्विड सच एज वाटर। तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। उसके बाद है मिनरल कार्बोनेशन, CO2 ट्रैप विद मिनरल्स, फ्लूइड्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इन जियोलॉजिकल फॉर्म। If hydrodynamic and solubility trapping is done together, then it is more effective. Unlike black and brown carbon that contribute to atmospheric greenhouse gases, green and blue carbon sequester the atmospheric greenhouse gases, hence reduce the global warming. Green and blue का क्या मतलब है, it reduce the greenhouse gases, decreases the global warming. Green and blue मतलब कि forest और water, ठीक है। और ब्लैक एंड ब्राउन इट विल कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग। जो ब्लैक एंड ब्राउन हमारी कार्बन होगी, जब बर्निंग जैसे किसी भी बर्निंग से निकलते तो क्या करेगी, इट विल कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, उसके बाद देखो कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट। ये आपको कोई क्रेडिट मिला है तो यू कैन ट्रेड दैट सर्टिफिकेट। एक कार्बन क्रेडिट आपको कब मिलता है, 1 टन ऑफ कार्बन का आप क्या करते हो, जब कम करते हो उसको। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंडर आता है, UNFCCC के। ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। अच्छा, कार्बन ऑफसेट्स आर क्रेडिट्स फॉर रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मेड एट अनदर लोकेशन प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी। कि हम अपना किसी और को बेचते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, इनको तो ज्यादा चाहिए ना, ये काफी ज्यादा एमिट करती है CO2, तो ये हमारे यहाँ से क्या कर लेते हैं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं। क्योंकि हम तो इतना नहीं करते तो हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा दिया था मैंने, एलिफेंट भी पढ़ा दिया था, है ना। यस मैम। चलो, सॉइल इरोजन। इरोजन क्या होता है, अच्छा वेदरिंग और इरोजन एक सेम चीज होती है। चांद मैम बताओ, बहुत आराम कर लिया आपने, नींद आ जाएगी हमें भी आपको देख के।
बताओ, weathering and erosion both are same thing or different? Unmute. हाँ, वेदरिंग होता है जैसे रॉक्स का टूटना और उसे साइल का बनना, लेकिन जो इरोजन होता है वो कटिंग ऑफ द साइल। ओके, टॉप अपर फर्टाइल साइल का कटिंग जो है उसको बोलते हैं साइल इरोजन। महिमा सही बोल रही है? महिमा यस मैम। क्या सो गई? नो मैम। बताओ, सही बोल रही है? क्या बोला उन्होंने? सुना नहीं आवाज क्या ठीक से आई नहीं। लेकिन मैम एक ही चीज है, एक में इरोजन विंड और वाटर के थ्रू जाता है और वेदरिंग केमिकल प्रोसेस। अच्छा, एक ही चीज है बट प्रोसेस अलग अलग है। रक्षा, सेम चीज है दोनों? No, ma'am. Weathering is XC2 process and नहीं, erosion is XC2 and सॉइल weathering बनती है हमारी, ठीक है। हाँ फिर in उस situ। वेदर्ड मटेरियल को जब किसी भी एजेंट की हेल्प से, एजेंट मींस की वाटर हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया, इनकी हेल्प से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाए तो दैट इज अ इरोजन। बोथ आर Yes, डिफरेंट थिंग्स। चलो अब देखो, हमारा जो इरोजन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इरोजन की हम बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है स्प्लैश इरोजन, ठीक है। स्प्लैश में क्या होगा कि बारिश आएगी और एक ही बार में उसको ले जाएगी, ठीक है, सॉइल एग्रीगेट्स को एक ही बार में ले जाएगी। उसके बाद है शीट इरोजन। इसमें देखो, यहाँ पे स्प्लैश में क्या सॉइल एग्रीगेट्स जा रहे हैं, लेकिन शीट इरोजन में सिंगल सॉइल पार्टिकल दे विल मिक्स विद वाटर एंड मूव, कि पूरी की पूरी शीट चली जाएगी। ओके, उसके बाद है रिल इरोजन, मूवमेंट इन फाइन लाइंस ऑफ वाटर। रिल बना देगा, इस तरीके से लाइन लाइन सी बना देगा, देखा भी होगा आप लोगों ने ना कभी। ठीक है, उसके बाद है गली इरोजन। अब देखो, रिल क्या होती है, छोटी छोटी लाइंस जो होती है, और गली इरोजन क्या होगा, जब बहुत सारी रिल्स मिल जाएंगे तो उनको बोलेंगे गली इरोजन। वाइडर चैनल, बहुत बड़ा हो जाता है जब वो, है ना। कोई तो बहुत पतली पतली सी होती है जहां से पानी बहुत स्पीड से जा रहा होता है, इस तरीके से बन जाती है, चैनल टाइप बन जाता है, ठीक है। नाली, छोटी छोटी नाली ऐसे बोल लो तुम किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके बाद रेवाइन क्या होता है, जब बहुत सारी गली एक साथ मिल जाती है उसको हम बोलेंगे रेवाइन इरोजन। तो रिल होता है छोटा, फिर गली एंड देन रेवाइन। ओके, स्ट्रीम बैंक, जो रिवर बैंक के साइड में जो मिट्टी कट जाती है ना, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम बैंक इरोजन। उसके बाद आता है बेटा विंड इरोजन, इओलियन इरोजन भी बोलते हैं इसको, जो विंड की वजह से होता है। इसमें सबसे पहला होता है सॉल्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्यादा सॉइल पोर्शन हमारा विंड के साथ मूव हो जाता है। उसके बाद सस्पेंशन। अब देखो क्या होगा, सस्पेंशन का क्या मतलब होता है, जब सॉइल पार्टिकल हवा में उड़ के जाएंगे। सॉल्टेशन में क्या होंगे, भारी रहेंगे वो, तो इतनी ऊपर तक नहीं उड़ के जाएंगे, ठीक है। सस्पेंशन का ये मतलब है कि मान लो सॉइल है हमारी, तो उसमें जो हल्के पार्टिकल होंगे, जो ये आंधी में जो उड़ते हैं ना ऊपर की तरफ, बहुत ऊंचे जाते हैं ना, डस्ट पार्टिकल बहुत ऊंचे उड़ के जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन टाइप ऑफ इरोजन। और क्रीप क्या होता है कि बहुत हैवी, मीन्स मान लो इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो बहुत तेज हवा आएगी तो थोड़ा सा उड़ के आगे को चले जाएगा ना, ठीक है। यस मैम। देखो, मान लो ये हमारे सॉइल पार्टिकल है, ठीक है। यस मैम, मैम आ गया समझ। सस्पेंशन में तो हवा में चले जाएंगे, सॉल्टेशन में क्या होगा और क्रीप में क्या होगा। देखो, सॉल्टेशन में तो वो उड़ेंगे उसके साथ, लेकिन क्रीप में वो उड़ेंगे नहीं, वो खाली इतना सा गिरेंगे। अगर हवा नहीं चलेगी तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे वो, इसकी वजह से बस खाली उड़ के गिर जाते हैं, और बहुत ऊपर डिस्टेंस तक भी नहीं जाता, हाइट नहीं होती इनकी ज्यादा, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे मूव करते हैं। देखो ना, एक पत्थर दूसरी जगह तक चला गया, दैट इज अ क्रीपिंग। तुम लोगों ने वो पढ़ लिया क्या, क्या होता है वो? यस मैम। क्या पढ़ लिया? क्या पूछ रही हूँ मैं, क्या यस मैम? अब तो मैंने पूछा ही नहीं, कुछ पूछने वाला। मैम जियोलॉजिकल फॉर्म बोल रहे हो आप? हाँ, वो पूछ रही हूँ, मास वेस्टिंग एंड मास मूवमेंट। ये टेढ़ा क्यों चल रहा है आज?
मास वेस्टिंग एंड मास मूवमेंट होती है ना, पता है ना, रॉक फॉल, यस मैम, क्लिफ, यस मैम। ये टेरेस। सारी चीजें, डेब्रिस फॉल। मैम ये मैम हाँ लैंडस्लाइड में आता है ना ये। पढ़ा है क्या? लैंडस्लाइड तो होता है लैंडस्लाइड में ही है ये, लेकिन लैंडस्लाइड तो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, अदरवाइज मास वेस्टिंग होता है जब बहुत सारा मास मीन्स, और किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। यस मैम। इरोजन जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से नहीं होता ना, लेकिन वो जो होता है मास वेस्टिंग और इरोजन में यही डिफरेंस है कि वो किसकी वजह से होता है। अदरवाइज उसको भी तो तुम इरोजन बोल सकते हो, ऊपर से आता तो वो पानी के साथ ही है ना, बट वहां पे हम उसको इरोजन नहीं बोलते क्योंकि वो ग्रेविटी की हेल्प से आता है। यस मैम। और उसके अंदर मेजर पोर्शन हमारा क्या होता है, जो हिली एरियाज पे जो भी मटेरियल है, डेब्रिज या सॉइल या रॉक कुछ भी होगा, तो वो ज्यादा इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, ठीक है। देखो ये है ना कि लैंडस्लाइड या स्लिप इरोजन जिसको हम बोलते हैं, हैवी रेनफॉल होगी, इंक्रीजिंग रॉक वेट, इंक्रीजिंग ग्रेविटी एंड देन दे विल स्लिप। एक क्या ये डिफोरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी क्या होगा, इरोजन होगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या मेथड्स है इसको कम करने के, ठीक है। सबसे पहले एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कि हम खेती जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है उनमें चेंजेस लेके आए। तो सबसे पहला कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग क्या होती है? मैम इसमें रोज में वैसे वो किया है ना, जाता है। फरोज एंड रिजेस बना देते हैं, ऐसे मांड बना के उसके ऊपर हम करते हैं जिससे कि एकदम पानी आए। तो वो जो ऊपर की तरफ हमने बना रखा है रिज जिसको हम बोलते हैं, तो क्या होगा, पानी की स्पीड कम होगी ना एकदम से, यस ठीक है। मैम। मतलब एकदम पानी सीधा चले जा रहा है बिना किसी रुकावट के, तो वो ज्यादा इरोजन क्रिएट करेगा। उसके बाद है बेटा मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? कोई भी लेफ्ट मैम ओवर है, यस मैम, ओवर मैम की, उधर इसको ढक देते हैं। हाँ जो तुमने मीन्स क्रॉप काटी है तो उसको तुम वहीं छोड़ दो, दैट इज अ मल्च। उससे हम अपनी उसको ढक देंगे तो भी पानी का क्या हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा ना, उसकी मूवमेंट में क्या होगी, रुकावट आएगी, ठीक है। फिर है क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप्स को रोटेट कर करके लगाएं, मीन्स कि इस बार हमने ये वाली खेती की है, क्योंकि हर एक की होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वो लगाए जाएंगे स्ट्रिप है ना, अलग। स्ट्रिप्स में लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स, हे फार्मिंग एंड रिट्राइविंग लैंड्स टू ग्रास। कि जो खाली हमारी वो पड़ी हुई है क्या बोलते हैं इसको, कोई भी लैंड एरिया खाली तो वहां पे हम ग्रास लगा देंगे तो भी क्या होगा, इरोजन कम होगा। कितना टाइटली पकड़ के रखता है ग्रास तो, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मीन्स फिजिकल मेथड कुछ हो गए, बेसिन लिस्टिंग या कंटूर टेरेसिंग। कंटूर टेरेसिंग क्या होता है? टेरेस फार्मिंग सुना है ना? यस मैम, हिली रीजन्स में करते हैं वो इसको। भी इसीलिए करते हैं ना, वो सीढ़ियां सी बना के कर देते हैं जिससे कि यस मैम। पानी एकदम से एक साथ ना, इसकी स्पीड कम कर देते हैं हम, सीढ़ी नुमा खेती जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है और अलग मेथड होता है जैसे स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन या एफोरेस्टेशन, ये तो सभी को पता है। अब देखो वाटर का कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले इसमें हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरिया फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, फिशरीज एंड एफोरेस्टेशन, ठीक है। ग्राम पंचायत इट हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू प्रोग्राम, वाटर एंड यू, ठीक है। नीरव मेरव प्रोग्राम, तेरा मेरा प्रोग्राम, ठीक है। अलवर राजस्थान में अरवाई अरवारी पानी संसद, ये नाम सब तो पता नहीं तुम लोगों को याद भी रहेंगे यानी। इन इंडिया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन हाउसेस कंपल्सरी। आया हुआ है ना ये? कौन सी स्टेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ? दैट इज द तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है? सिक्किम। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? भोपाल। इंदौर। 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 हाँ इंदौर है, ठीक है। उसके बाद है बेटा वाटर प्रोजेक्ट, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? पानी के उसको स्टोर, रेन वाटर को स्टोर, रेन वाटर को हम स्टोर करें और उससे हम क्या करें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें, है ना। नीचे बना के उसको स्टोर कर लेते हैं ना, कई बार जो हम नीचे लैंड मीन्स उसके अंदर बनाते हैं जमीन के अंदर, तो उसका तो क्या एम होता है, उस पानी को हम यूज भी कर लेते हैं और उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है ना, ठीक है।
कैचमेंट एरिया क्या होता है भाई? कैचमेंट एरिया वो जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, दे यूज टू हैव, मीन जहाँ पे ना हमारा पानी का फ्लो ज्यादा है, जैसे रेन वाटर जहाँ पे जाके इकट्ठा होगा उसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। यहाँ पे गिरेगा। हाँ मैम, यहाँ पे तुमने देखा है ना कि मान लो जो बारिश आती है तो पानी एक ही तरफ को बह रहा होता है सारा ना, किसी भी सिटी का पानी या तुम्हारे जहाँ पे भी बारिश होती है तुमने देखा होगा ना एक ही तरफ को बह रहा होता है, कहीं एक प्लेस होता है जहाँ पे जाके वो रुकता है पानी, दैट इज अ कैचमेंट एरिया, ज्यादा वाटर कैच करे। है ना। ठीक है, तो देखो दो तरह का होता है, एक जैसे मैं बता रही हूँ कि जमीन में गड्ढा बना के तो वहां पे जो बनाते हैं दैट इज अ ग्राउंड कैचमेंट एरिया, एक होता है रूफ, छत के ऊपर तुम पानी को इकट्ठा कर रहे हो। ओके, अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या क्या चीजें होंगी। रेन वाटर एक तो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बैक्टीरियल सेफ होता है। दूसरा, इट हेल्प इन फ्लड प्रिवेंशन एंड सॉइल इरोजन। बारिश का पानी अच्छा होता है, पहली बारिश का पानी तो खैर अच्छा नहीं होता, क्यों? एसिडिक होता है। एसिड होता है ना, क्योंकि पूरा पॉल्यूशन को धोके वो नीचे लेके आता है, दैट इज अ वेट डिपोजिशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज ऑफ रूफ कैचमेंट एरिया की क्या बात है, सेफ फॉर ड्रिंक डोमेस्टिक एक्टिविटीज, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर ग्राउंड के अंदर अगर हम पानी को इकट्ठा करेंगे तो देयर आर चांसेस ना कि वहां पे कंटेमिनेशन हो जाए। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या टेक्निक होती है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। डायरेक्ट है कि हम सरफेस स्प्रेडिंग टेक्निक लाइक फ्लडिंग, डिच एंड फरोज, रिचार्ज बेसिन, रन ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक की हम डायरेक्टली इसको रिचार्ज करें। दूसरा है सब सरफेस इंजेक्शन वेल्स, ग्रेविटी हेड रिचार्ज वॉल्स एंड रिचार्ज पिट्स एंड शाफ्ट्स। इनडायरेक्ट क्या हमारे इंड्यूस रिचार्ज फ्रॉम सरफेस वाटर सोर्सेज। ये रिचार्ज करने का रिचार्ज समझ रहे हैं ना, किसको रिचार्ज करें? वाटर को ग्राउंड, एक सेकंड होगा, ग्राउंड वाटर को। ठीक है। उसके बाद है इनडायरेक्ट में क्या है, एक्वीफर मॉडिफिकेशन, फिर कॉम्बिनेशन कंबाइन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये सब के बारे में सुना होगा ना, नमामि गंगे, ये क्या है हमारे Yes, ma'am. को कंजर्व करने के लिए। कब चला था ये? इट वाज अप्रूव्ड इन जून 2014 एंड लॉन्च्ड इन मई 2015। नमामि गंगे, गंगा एक्शन प्लान। इसका क्या एम था? टू इंश्योर इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना, उसको दोबारा से रिजुविनेट करना ऑफ रिवर गंगा बाय प्रमोटिंग और एडॉप्टिंग रिवर बेसिन अप्रोच, to maintain minimum ecological flow in the river with the aim of water quality and sustainable development। आप लोगों को पता है कितने लोग मतलब काम कर रहे हैं इन सब चीजों को लेके। जैसे हम ये जो मूर्तियां होती है वो हम वहां पे करके आते हैं ना विसर्जित हुई रिवर में, तो उसको भी ऐसे हैं कई लोग ना जो इस चीज पे भी काम कर रहे हैं कि उनको हम दे आए तो वो उसको किसी और चीज में मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन उन तक कुछ आता नहीं। अभी एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि एक है, वो बोलता है कि आपके पास जो भी ये होता है ना दूध का पैकेट जो आता है 1 लीटर या 2 लीटर वाला, कि आप उसको खाली करके वॉश कर जब हाँ आपके मैम, वो मैंने भी देखा था, वो कोई हाँ, महाराष्ट्र में लेडी है, वो पूरा इसका रिसाइकल करते हैं। वो दिल्ली में भी है एक, वो रिसाइकल नहीं, वो तो क्या करते हैं शायद नर्सरी वगैरह उनकी, तो उसमें क्या करेंगे अदरवाइज वो भी तो पॉलिथीन बैग में रखते हैं ना छोटे छोटे जो होते हैं प्लांट्स। तो उनका यही था कि उनको दे आए हम इकट्ठी करके, उनके एड्रेस उन्होंने एड्रेस दिया था कि उनके यहाँ भिजवा दे। लेकिन मतलब इनिशिएटिव तो बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन कहाँ पे कमी है कि हम लोग कौन भेज हेल्प सकते नहीं हैं। कर रहे हैं। Yes, ma'am. ये तो बहुत काम भी अब है, बहुत सारी चीजें ना। अब ये गंदा करते हैं जो रिवर्स को, हम ही लोग तो करते हैं। हम लेकिन उसका क्या करेंगे वो जो बैग होंगे पॉलीथीन दूध नर्सरी में वाले? तो आप लेके आए हो कभी छोटे छोटे प्लांट्स? हाँ हाँ हाँ, वो पॉलिथीन में लगे आते हैं ना वो। लिफाफे। जी, तो जो मैं बता रही हूँ वो तो वही करते हैं कि वो उन प्लांट्स को उसमें लगाएंगे। अच्छा प्लांट्स को लगाएंगे। हाँ, फिर मतलब क्योंकि वो पॉलिथीन बैग भी तो कहीं से खरीद के लेके आते होंगे वो, क्योंकि प्रॉपर साइज के होते हैं वो। और जो रक्षा बता रही है वो कोई हाँ हाँ रिसाइकिल हाँ, वो करते मैम होंगे। को रिसाइकिल करते हैं, श्रेडिंग करके, उनको मैंने देखा था। हाँ, बहुत सारी उन्होंने चीजों प्रॉपर यूज भी बताया था कि कैसे कट करना है, उसका जो कोना है वो काटना के फेंकना नहीं है, वो उसी के साथ कट करना है, तो वो वो कट रिसाइकल भी जो होगा। कोना हम हाँ इस तरीके से काटते हैं ना, वो जो कोना हाँ, बच जाता है वो सबसे ज्यादा वो हार्मफुल है, रिसाइकल क्योंकि वो नहीं हो चॉकिंग पाता। कोज करता है। वो मना करते हैं हमेशा कि उसको कोने को अलग नहीं करना, आपने उसमें चिपका रहने दे। काटने का तरीका भी होता है अलग।
क्योंकि वो जो छोटा सा बच जाता है ना, वो ज्यादा जल्दी जो भी वाटर बॉडी है उसके अंदर पहुंचता है, वही चोकिंग क्रिएट करेगा ना, इंस्टेड ऑफ पूरी पॉलिथीन। ठीक है, तो देखो इसके में क्या क्या था। टू क्रिएट कैपेसिटी फॉर सीवेज ट्रीटमेंट अक्रॉस बेसिन स्टेट, ये गंगा की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट्स, घाट्स एंड मॉडर्नाइजेशन, क्लीनिंग ऑफ रिवर सरफेस बाय कलेक्टिंग फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिवर बायोडायवर्सिटी, एफोरेस्टेशन। उसके बाद है यमुना एक्शन प्लान, ये कब लॉन्च हुआ था? इन 1993 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान। लार्जेस्ट रिवर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट 1993 से चल रहा है। जापान प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एडेड इंडिया विद 17.7 बिलियन येन। ये 3 फेज में हुआ था। फेज 1 कब था? फेज 1 में क्या क्या चीजें थी? दिल्ली 8 टाउन्स ऑफ यूपी एंड 6 टाउन्स इन हरियाणा। दिल्ली और 8 टाउन कहां से थे? यूपी और हरियाणा से 6। दूसरे फेज में 22 kilometer stretch of Yamuna in Delhi was covered, and in third phase from starting to exit, that is complete flow part in Delhi. दिल्ली में जहां से भी सेकंड फेज में तो खाली 22 किलोमीटर को लिया गया, लेकिन थर्ड फेज में पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड में जो भी दिल्ली में जितना भी फ्लो करती है यमुना। ठीक है, उसके बाद है बेटा यूट्रोफिकेशन। देखो नेशनल लेक कंजर्व, अब किसी लेक, क्योंकि यूट्रोफिकेशन कहाँ पे होगा? लेक्स वगैरह में होता है ना, तो वहां उसको कंजर्व करने के लिए क्या होता है? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान जिसको हम बोलते हैं, इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2001। ठीक है, ट्रीटमेंट और डिवीजन ऑफ सोर्सेज इन सीटू, डिसिल्टिंग, आर्टिफिशियली ऑक्सीजनेशन, क्योंकि यूट्रोफिकेशन में ऑक्सीजन ही कम हो जाएगी ना, और उसके अंदर बहुत सारा सिल्ट आ जाता है, तो उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया, कि वो जो पानी बह के जा रहा है, जो सिल्ट उसके अंदर जा रहा है, हम कैचमेंट एरिया बना देंगे तो वो सारा वहां पे ही रुक जाएगा। ठीक है, फिल्टर आउट होके फिर वो आगे जाएगा। उसके बाद है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, दैट वाज स्टार्टेड इन 1986। आपको इसमें ना याद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स इन कंट्री, टू अंडरटेक इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर इन प्रायोरिटी वेटलैंड्स, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, टू प्रिपेयर अ इन्वेंटरी ऑफ इंडियन वेटलैंड्स। ठीक है, फिर है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना बस। लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन कहाँ पे होगा? ये एरिड रीजन्स में, सेमी एरिड एरियाज में। ठीक है, किस किस वजह से होता है लैंड डिग्रेडेशन? क्लाइमेटिक वेरिएशन और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के, और इसको किसने डिफाइन किया? यूएनसीसीडी। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन कितना इंडिया में? 25%, और लैंड डिग्रेडेशन कितना है? 32%। National Wetland Development Board formed to look after and develop to look wasteland to reverse land degradation and desertification। 2 प्रोग्राम चलाए गए, that is the Desert Development Program and Drought Prone Area Program। ठीक है, उसके बाद आता है भाई क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अच्छा, सस्टेनेबल गोल्स में ना आपको ये भी याद रखना है कि 13 गोल किस चीज के लिए है। ये क्वेश्चन आने लगे आजकल, वो तो गए कि कितने नंबर ऑफ गोल्स है, अब ये आने लगा है कि 13 किससे रिलेटेड है, 12 किससे रिलेटेड है। अब ये इंटरनेशनल एफर्ट से कन्वेंशन और प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइट्स भी पढ़ चुके हैं, बॉन कन्वेंशन भी बताया था मैंने। ठीक है, वियना कन्वेंशन, नैरोबी डिक्लेरेशन, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, आर कॉमन फ्यूचर, ये आर समिट है ना, आर कॉमन फ्यूचर ही है ये ना, क्या Yes, रक्षा। ma'am. ठीक है, हाँ मैम। हाँ तुम बता रही थी। आर समिट 1992 में हुई थी, इसके क्या क्या आउटकम्स थे? आउटकम याद रखना भाई, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21, यूएनएफसीसी, सीबीडी एंड यूएनसीसीडी। मैम ये नोट्स दोगे हमें? एजेंडा दे देंगे। एजेंडा 21 किसके लिए था? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यूएनएफसीसी किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। उसका क्या आउटकम था? क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंडर आता है? यूएनएफसीसी के अंडर। सीबीडी क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके भी 2 आउटकम थे, कार्टेजना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। उसके बाद है यूएनसीसीडी 1994 में, ये डेजर्टिफिकेशन को लेके है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में, और कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। कार्बन ट्रेडिंग, इसमें 3 तरह के ट्रेड होता है ना, एमिशन ट्रेडिंग, सीडीएम एंड जॉइंट इंप्लीमेंटेशन।
अब देखो रियो प्लस 10 क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि 1992 में हुआ था, फिर उसके बाद 10 साल हो गए, तो कितना हुआ 2002 हो गया ना। रियो प्लस 10 का मतलब है कि 1992 से 10 साल बाद कहाँ पे हुआ ये, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो 1992 में हुआ था उसको बोलते हैं अर्थ समिट, है ना। उसके बाद किगाली एग्रीमेंट 2016 में आया था ये। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2023 में, पता है ना कहाँ पे हुई, ये 22 में कहाँ पे हुई थी, इजिप्ट में। 2023 में होगी यूएई में। अब देखो ये कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। ESGP अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट, इट पब्लिश द रिसर्च वर्क विच इज कंसर्न विद द डिफिकल्टीज ऑफ रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट चेंज। इट वाज फॉर्म्ड इन 2009। WNO World Nature Organization, it focuses on energy efficiency, protection of climate, sustainable development and sustainable energy supply. UNEP ये क्या है हमारी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। 1972। IUCN की फुल फॉर्म क्या हुई? इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, ठीक है। 1948। WWF क्या है? 1961 वर्ल्ड वाइड में फंड। NGO एक तरह की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और किसका है वहां पे हेडक्वार्टर? IUCN का कहाँ पे है? का भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मैम पहले होता था ना वो IUCN की वो फुल फॉर्म थोड़ी रिड्यूस हो गई है, नेचर तक ही आता, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं आते अब। हटा दिया, हाँ ठीक है। ठीक है भाई, ये और क्या चीज है इसमें? एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। यही है, बाकी ना करंट कोई चीजें है ना तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। मैम जो इकोलॉजी में ना वो सिम्पेट्रिक पेरिपेट्रिक वो करवा दिया था मैम आपने, मैंने शायद मिस की क्लास। सिम्पेट्रिक करवाया था क्या भाई मैंने क्लास में? नहीं करवाया शायद वो ना, करवा दूंगी मैं कभी। आज कितने 29, 30, 31। तो कल ना हम वो कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स करा दूंगी मैं ना आपको पूरे उसके सिलेबस के, ठीक है, जो आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है मैम। मैम वैसे मैंने आज किए थे तो मैक्सिमम एनर्जी और जियोस्ट्रॉपिक वाले तो हो गए थे मैम। हाँ वो फिर रिवीजन भी हो जाएगी ना आप लोग की, क्योंकि कल का भी टाइम है। और एक दो चीज और जो बच्चे हैं वो करा दूंगी मैं, ठीक है भाई। यस मैम। यस मैम। न्यूमेरिकल्स कर लेंगे कल, और परसों भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ही कर लेंगे, तो आप लोग भी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या बोल रहे थे तुम? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। मैम लास्ट डे के दिन ना जो लास्ट ईयर के 2 पेपर है आपका PYQ होंगे तो वो कर लेंगे मैम। अच्छा यस मैम, क्योंकि मैम बहुत पुराने तो किए हुए हैं ना, लेकिन अगर फ्रेश के 2 हमारे पास सॉल्व हो जाए तो वो बेटर है। ठीक है, 23 वाला कर लेंगे, एक डिस्कस, एक ही हो पाएगा, 100 क्वेश्चन होते हैं, यस मैम। 2 तो मुश्किल होएंगे ना। ठीक है मैम। चलो कल बता दूंगी मैं सिंपैथेटिक और पैरापेट्रिक।
ओके मैम, थैंक यू, ओके गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके।